सोचिए, कॉर्पोरेट की दुनिया एक बहुत बड़े हाई स्टेक्स खेल की तरह है जहां हर चाल मायने रखती है। और जैसा हर बड़े खेल में होता है, यहाँ भी एक रूल बुक, एक प्ले बुक होती है। ये पक्का करने के लिए कि खेल ईमानदारी से खेला जाए। तो चलिए आज इसी कॉर्पोरेट प्लेबुक को खोलते हैं और समझते हैं कि टॉप लेवल पर अपॉइंटमेंट और उनकी सैलरी के नियम आखिर हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर एक कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ या फिर शेयर होल्डर्स? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, क्योंकि जानते हैं कानून के पास इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक जवाब है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खेल के मेन प्लेयर्स की। कॉर्पोरेट कानून इन रोल्स को बहुत साफ साफ डिफाइन करता है और यही हमारी प्लेबुक के हीरो हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई फैंसी जॉब टाइटल नहीं है। कानून इन्हें कहता है की मैनेजरियल पर्सनल या केएमपीज, और यही बात इन्हें खास बनाती है। ये वो पद हैं जिनके साथ जुड़ी होती हैं कानूनी जिम्मेदारियां और ताकतें। तो ये केएमपी आखिर हैं कौन? सोचिए, ये कंपनी की कोर लीडरशिप टीम है, जैसे सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ। ये वो लोग हैं जो कंपनी चलाने की रीढ़ की हड्डी हैं। अब बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी की। ये सिर्फ बॉस नहीं होते। कानून कहता है कि इनके पास मैनेजमेंट की पर्याप्त शक्तियां होती हैं, लेकिन एक मिनट, एक शर्त भी है, ये अब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देते हैं। मतलब पावर तो है, पर उसके साथ साथ जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी है। और फिर आता है शब्द मैनेजर। अब देखिए, हम सब ने ये शब्द सुना है, पर कानून की दुनिया में इसका मतलब कुछ और ही है और बहुत पावरफुल है। ये वो इंसान है जो लगभग पूरी कंपनी के कामकाज को मैनेज करता है। और यही वो जगह है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। कानून वाला मैनेजर आपके फाइनेंस मैनेजर या सेल्स मैनेजर जैसा नहीं है, वो पूरी कंपनी चलाता है। और सबसे मजेदार बात, एक कंपनी में या तो एमडी होगा या फिर ये कानूनी मैनेजर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पावर का टकराव होगा। ठीक है, तो अब जब हम प्लेयर्स को जान गए हैं, तो सवाल उठता है, इनकी भर्ती कैसे होती है? इस प्लेबुक का अगला चैप्टर यही बताता है कि इन टॉप लीडर्स को हायर करने का ऑफिशियल और कानूनी तरीका क्या है। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपॉइंटमेंट को ओके करता है। दूसरा, इसके बाद अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से भी हाँ करवानी पड़ती है। और आखिर में 60 दिनों के अंदर सरकार यानी रजिस्ट्रार को एक फॉर्म भरकर बताना होता है। ये पूरी प्रोसेस ये पक्का करती है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो और चेक एंड बैलेंस बना रहे। और एक बहुत जरूरी नियम, 5 साल। जी हाँ, कोई भी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर एक बार में 5 साल से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों? ताकि कोई हमेशा के लिए उस कुर्सी पर न बैठ जाए और समय समय पर उनके काम का रिव्यू होता रहे। अच्छा, तो क्या कोई भी इन बड़ी कुर्सियों पर बैठ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने एक पूरी चेकलिस्ट बना रखी है ताकि सिर्फ सही और काबिल लोग ही लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचे। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं। मतलब ये बातें हुई तो आप आउट। उम्र 21 से कम या 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो दिवालिया न हो, उसने अपने लेनदारों मतलब जिनसे पैसा लिया है उनको धोखा न दिया हो, और सबसे जरूरी, किसी बड़े जुर्म में सजा न हुई हो। ये नियम कंपनी को किसी बड़े रिस्क से बचाने के लिए। लेकिन हाँ, कानून इतना भी सख्त नहीं है, वो अनुभव की कद्र करता है। अगर कोई 70 साल से ज्यादा का है पर शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई इनका एक्सपीरियंस तो कंपनी के लिए सोना है, तो वे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उन्हें रख सकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर शेयर होल्डर्स को इसके लिए राजी होना पड़ता है। ये दिखाता है कि अनुभव की कितनी वैल्यू है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका शायद सबको इंतजार था, पैसा। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन कानून ये भी तय करता है कि टॉप अधिकारियों की सैलरी कितनी हो सकती है ताकि कंपनी का पैसा सुरक्षित रहे। ये है सबसे बड़ी लिमिट। कोई भी कंपनी अपने 1 साल के नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा अपनी पूरी टॉप मैनेजमेंट को सैलरी के तौर पे नहीं दे सकती। और अगर कंपनी में सिर्फ एक ही एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, तो ये लिमिट और भी कम होकर 5% हो जाती है। ये नियम पक्का करता है कि सारा पैसा किसी एक ही इंसान की जेब में ना चला जाए। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। आप देख सकते हैं, ओवरऑल लिमिट है 11% और सिंगल एमडी के लिए 5%। इसका सीधा सा मतलब है, कंपनी जितना कमाएगी, लीडरशिप की कमाई उतनी ही बढ़ेगी।
प्रॉफिट और पे में एक सीधा कनेक्शन बनाया गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही अहम खिलाड़ी पर, कंपनी सेक्रेटरी। आप इन्हें इस रूल बुक का रखवाला या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का गार्डियन भी कह सकते हैं। इनका काम बहुत बड़ा है। ये पक्का करते हैं कि कंपनी सारे कानून माने, मीटिंग्स सही तरीके से हों और बोर्ड को हमेशा सही सलाह मिले। एक तरह से ये कंपनी की अंतरात्मा की आवाज़ की तरह होते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि भले ही कंपनी सेक्रेटरी ये सब देखता है, लेकिन आखिर में जो असली जिम्मेदारी है वो बोर्ड और एमडी की ही होती है। वो ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। तो कुल मिलाकर ये कॉर्पोरेट प्लेबुक जवाबदेही, ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए बनी है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस इतनी कॉम्प्लेक्स और तेजी से बदलती दुनिया में क्या सिर्फ नियम बना देना ही अच्छी लीडरशिप की गारंटी दे सकता है? सोचने वाली बात है ना?